हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास और आज हम ऐसी न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आ रही है बलूचिस्तान से। जी हाँ, बलूचिस्तान ने ऑफिशियली 11 अगस्त को जो है अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है और ये बोल रहे हैं कि हम 11 अगस्त को ही अब से इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो डेट है वो रेंडमली चूज कर ली गई है, इसके पीछे बिल्कुल एक हिस्ट्री रही है। और क्या हिस्ट्री रही है इसके पीछे वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा जो मसला शुरू हुआ था कलात नेशन से, और उसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको बलूचिस्तान का पूरा मैटर समझ में आएगा कि ये क्यों बना और अब क्यों ये आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। क्योंकि एक टाइम पर बलूचिस्तान वाला जो रीजन है वो पूरी तरीके से फ्री था, यहाँ पर खुद की गवर्नमेंट थी जो कि बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई थी। बट अब इन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है अपना, तो ये वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट डालेगा और वर्ल्ड में कौन सी कंट्री बलूचिस्तान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी। क्योंकि आज के टाइम पर जो बलूचिस्तान के जो लीडर है ना, वो ओपनली वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, तो जो भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसमें अगर कोई डिस्ट्रक्शन आती है तो ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। ये ओपनली वार्निंग दे रहे हैं वहां के लीडर्स। देखो, बलूचिस्तान का आजादी की घोषणा कर देना सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है, उनको अभी तक एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। देखो, यूएन मेरे को नहीं लगता है कि सीधे तौर पर आपको परमिशन दे देगा, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ल्ड वाइड बलूचिस्तान वाले रीजन को एज ए कंट्री कौन कौन देश एक्सेप्ट करता है। तो देखो, अब बात करते हैं कि 11 अगस्त की डेट को ही क्यों चुना गया बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा। क्योंकि देखो, 11 अगस्त जो है वो एक हिस्टोरिक डेट है और इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना होगा 1947 के अंदर, जब डिसाइड हो गया था 1947 में कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे। उस टाइम पर लगभग ब्रिटिश कंट्रोल करते थे 600 रियासत, बिल्कुल 600 रियासत ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे उस टाइम पर। रियासत में एक्चुअली में ये होता है कि रियासत में ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज, वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, वो सिर्फ उनके जो विदेशी जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनको ही कंट्रोल करते थे। यानी बाहर के कौन से राज्य से कैसे संधि करनी है और किस राज्य से युद्ध करना है नहीं करना है, ये सब कुछ डिसाइड अंग्रेज करते थे। बट अंग्रेज इन रियासत की इंटरनल जो भी पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते थे। कौन सा राजा होगा, कौन सा मंत्री होगा, वो सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, हम ओनली विदेशी मामले ही टैकल करेंगे। इसी वजह से जो रियासत आपस में लड़ती थी ना, वो एक टाइम पर जाकर बंद हो गई लड़ाइयाँ, क्योंकि सारी रियासतों के साथ ही लगभग अंग्रेजों ने संधि कर ली और विदेशी मामले उनके पास थे, तो उसी के अंदर युद्ध का मामला भी आता है। तो लंबे टाइम तक ये रियासतें आपस में नहीं लड़ी। तो जब देश के विभाजन की बात आई 1947 के अंदर, और जब डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे, तो सभी रियासतों के सामने ब्रिटिशर्स ने 3 शर्तें रखी कि या तो आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाओ, या फिर आप भारत के अंदर शामिल हो जाओ, या फिर आप एक अलग स्वतंत्र कंट्री बना सकते हैं। ये उनके सामने चॉइस रखी गई थी। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली हुआ ये था, जो कलात रीजन था ना उस टाइम पर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 11 अगस्त को ही, मतलब भारत और पाकिस्तान की आजादी के 4 दिन पहले ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम एक फ्री कंट्री रहेंगे। और इन्होंने अपने को ना पाकिस्तान के अंदर ऐड किया और ना ही इंडिया के अंदर ऐड किया। और वैसे भी इंडिया के अंदर तो ऐड करना भी मुश्किल था, क्योंकि जो लैंड बॉर्डर है वो बलूचिस्तान वाला एरिया दूर रह जाता है और इंडिया का दूर रह जाता है, बीच में जो सिंध और पंजाब वाले प्रोविंस है वो आ जाते हैं। इसलिए लैंड बॉर्डर तो डायरेक्टली इंडिया के साथ शेयर नहीं होता, तो इंडिया के साथ तो बाय डिफॉल्ट वैसे नहीं जुड़ सकते थे और पाकिस्तान के साथ में ये जुड़े नहीं। और इन्होंने 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया और खुद को पूरी तरीके से एक अलग आजाद देश बना लिया। बट ये जो आजादी है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, लगभग 7 महीने तक ये आजादी चली थी, 227 दिन के आसपास। तो इतने दिनों में उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है? इनका खुद का पार्लियामेंट था, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और नेशनल फ्लैग भी था। मतलब एक देश के अंदर जो संविधान के जो मेन फंडामेंटल्स हैं वो सब कुछ इन्होंने स्थापित कर लिए थे। सारी संस्था जितनी भी थी वो सब कुछ स्थापित कर ली थी इन्होंने। बट अब आता है मार्च 1948। इस दिन हुआ ये, जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने जबरदस्ती कलात और बलूचिस्तान वाला सारे रीजन को अपने अंडर में ले लिया और जो कलात के जो खान्स थे ना उनको एक ट्रीटी पे साइन करा लिया और इनको बोला कि अब से आप एक फ्री नेशन नहीं है, अब आप पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं। तो ये जब से जबरदस्ती विलय किया गया है तब से इन लोगों के अंदर गुस्सा है कि हमारे देश को इन्होंने जबरदस्ती ही पाकिस्तान के अंदर मिला लिया, ये कभी जाना ही नहीं चाहते थे उस साइड में। चाइना ने जैसे तिब्बत के ऊपर हमला करके वो सारा का सारा रीजन अपने अंदर ले लिया, सेम वैसे ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान वाले जो रीजन है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये विद्रोह तो एक दिन होना ही था और अब ये विद्रोह एक बड़ा आकार ले चुका है कि जिस तरीके से 1947 के अंदर 11 अगस्त को
हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, सेम उसी डेट के अंदर हम आज से फिर से इसी साल से इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो ये हिस्ट्री थी कि 11 अगस्त को ही क्यों चुना गया। तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है बलूचिस्तान के अंदर, वहां पर देखो कंडीशन तो बहुत ज्यादा बदतर है। वहां पर पूरी तरीके से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और ह्यूमन राइट वायलेशन तो हो ही रहा है वहां पे। मैं ये बोलूंगा कि बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत लंबे टाइम से बहुत ज्यादा दुख दर्द झेला है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पर आती थी और बलोच लोगों को उठा के ले जाती थी और यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी उनको वापस कभी नहीं मिली। तो वहाँ की जो लोकल लीडर है डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इनका यही बोलना है कि ये जो इतने लोगों को आप उठा के लेके गए हो उनको आप वापस करिए। और इन्होंने सैकड़ों लोगों को सड़कों पर इकट्ठा किया है और एक अलग कंट्री बनाने की और अपनी मांगों को मनवाने की बात इन्होंने की है। तो ये लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को नुकसान हो रहा है ना यहाँ पर, तो हो रहा है चाइना का जो CPEC जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि जो CPEC की जो मेन रोड्स हैं वो जाती हैं बलूचिस्तान वाले रीजन से और जो भी रेलवे लाइंस हैं वो भी इसी रीजन से जाती हैं। तो बलोच लोग वहां पर चाइनीज लोगों को काम करने नहीं देते और जहां भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा वहां पर ये बलोच लोग आ जाएंगे और चाइनीज लोगों को मारेंगे। यहाँ पर कई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी दिए जा चुके हैं इन द पास्ट। तो CPC प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंदर आ चुका है इस रीजन के अंदर। तो देखो स्ट्रिक्ट बॉर्डर होना एक कंट्री के एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बलूचिस्तान के पास में एक अभी तक प्रॉपर बॉर्डर नहीं है, क्योंकि देखो बलूचिस्तान का जो जियोग्राफिक कंडीशन है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि एक साइड में आता है आपके अफगानिस्तान, एक साइड में पाकिस्तान और एक साइड में आता है ईरान। तो मतलब ये 3 कंट्री से घिरा हुआ एक रीजन है और यहाँ पर आपको बॉर्डर मेंटेन करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। और मेनली जो चुनौती आने वाली है वो आने वाली है पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि ये बॉर्डर अभी तक भी सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेस कभी भी अंदर घुस सकती हैं और बलूचिस्तान पर कभी भी हमला कर सकती हैं। तो ये जो टेंशन है वो तो हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले अगर एक नई कंट्री को बनाने का जो सबसे पहला प्लान होगा वो यही होगा कि आप एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो पाकिस्तान से भी एक बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान के लोगों के सामने ये होगा कि उनको चाइना को काउंटर करना होगा, क्योंकि देखो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चाइना की एक परमानेंट सीट है। तो जैसे ही UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास में ये जाएगा कि बलूचिस्तान को एक नया कंट्री बनाना है, तो बिल्कुल चाइना अपना वीटो पावर का यूज करके ये जो फैसला है वो रद्द कर देगा, क्योंकि चाइना के यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं। जो चाइना का CPEC प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा अगर ये एक अलग कंट्री बन गई। तो चाइना तो ये बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो अगर इनको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को, उसके लिए करना ये होगा कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट में कोई भी कंट्री इनके सपोर्ट में आ जाए, जैसे अगर फ्रांस इनके सपोर्ट में आता है या फिर ब्रिटेन इसके सपोर्ट में आता है, तो इनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा मामला। और इंडिया देखना होगा कि यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि 1971 की वॉर में जैसे हमने बांग्लादेश को अलग किया था वैसे ही सेम कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने के लिए। तो इंडिया का रोल तो बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। तो देखना यह होगा कि इंडिया यहाँ पर क्या स्टेप लेता है। क्या ये अभी एक बार के लिए ये जो प्लान है वो रोक देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और USA की वॉर चल रही है उनके बीच में ही ये सब कुछ शुरू कर देना, ये मूव लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो सकता है इनको फ्रीडम के लिए थोड़ा वेट करना पड़े। बट हाँ, ये मैं बात जरूर कह सकता हूँ कि आपको आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वर्ल्ड मैप के अंदर एक नया कंट्री दिखाई देगा, वो होगा बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मिनरल्स भी खूब हैं और ये कंट्री बिल्कुल एक रिच कंट्री बन सकता था, जैसे अरब कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेस को बेच के इतने पैसे कमाए हैं और अपनी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उस तरीके से सेम काम बलूचिस्तान के लोग कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ेगा कि उस टाइम पर पाकिस्तान में इनका विलय हो गया, वरना आज ये कंट्री बिल्कुल पाकिस्तान से तो बहुत ही ऊपर खड़ा होता। और ऑफ कोर्स ये कंट्री पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में तो है ही, अगर ये बनती है तो इंडिया के लिए भी एक ये विक्ट्री होगी। तो देखो इसके रिगार्डिंग अगर कोई नई न्यूज मेरे सामने आती है तो मैं आप सबके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। और वीडियो देखने के लिए सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।